नमस्कार दोस्तों, एक नंबर सुनोगे 15,44,899 करोड़ रुपए। ये एक कंपनी का 5 साल का रेवेन्यू है, 15 लाख करोड़ से ज्यादा। ये कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में थी, रिलायंस, इंडियन ऑयल, SBI के साथ। इसका शेयर प्राइस एक वक्त पे 1,028 रुपए का था। इन्वेस्टर विश्वास करते थे। LIC, जिसमें आपका इंश्योरेंस का पैसा है, उसका भी इस कंपनी में एक बड़ा हिस्सा था। और फिर सेबी ने इसका एक फोरेंसिक ऑडिट करवाया और उस 15,44,899 करोड़ में से 15,15,385 करोड़ 99.8% झूठ निकला। सिर्फ 0.2% सच था। आज इस कंपनी का शेयर प्राइस 108 रुपए पे है। 2 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर अपने सामने अपना पैसा खत्म होते देख रहे हैं। सेबी ने 3 जून 2026 को 109 पेज का एंट्री ऑर्डर निकाला, जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि ये जो हुआ है एग्रीजियस एंड अनहर्ड ऑफ है। कौन थी ये कंपनी, क्या हुआ था इसके अंदर, आज पूरी कहानी इस वीडियो में समझेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले ये समझते हैं कि ये बंदा कौन था जो ये कंपनी चला रहा था, क्योंकि ये कोई छोटा आदमी नहीं था। राजेश मेहता 1964 में पैदा हुआ, बैंगलोर में एक मिडिल क्लास जैन फैमिली में। स्कूल में स्टेट रैंक होल्डर था, डॉक्टर बनना चाहता था, बाद में पिता के काम में लग गया और फिर एक दिन उसके बड़े भाई बिपिन ने, जो कि एक बैंक में काम करता था, उसे 1200 रुपए मिलते। बस यही था इसके बिजनेस का इनिशियल कैपिटल। 1982 में राजेश और उसका भाई प्रशांत चेन्नई से सिल्वर ज्वेलरी खरीद के गुजरात में घर घर बेचते थे। सीरियसली घर घर। और 1989 में बेंगलोर के RT नगर में अपने घर के गैराज में 10 लोगों के साथ गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की। यूके, दुबई, ओमान, कुवैत एक्सपोर्ट शुरू हो गए। 1998 तक ये बिजनेस 1200 करोड़ तक पहुंच गया और फिर 2015 में वो एक मूव आया। राजेश मेहता ने $400 मिलियन में दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी, जो कि स्विट्जरलैंड में थी, उसको खरीदा। 200 टन गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम रिफाइन करने की कैपेसिटी थी इसकी हर साल की। इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में चल क्या रहा था, अब वो समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके 2024-25 तक क्या होता है। राजेश एक्सपोर्ट ने स्टॉक एक्सचेंजेस को, इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को, सबको बताया कि कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15.5 लाख करोड़ रुपए है। ये नंबर इतना बड़ा है कि प्रोसेस ही नहीं होता। तो एक कंपैरिजन करके समझते हैं। इंडिया की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 में अप्रोक्सीमेटली 34 लाख करोड़ रुपए था। मतलब इस कंपनी का 5 साल का क्लेम्ड रेवेन्यू इंडिया के 1 साल के टैक्स कलेक्शन के बराबर था। एक गोल्ड ज्वेलरी कंपनी बेंगलोर में हेडक्वार्टर, जिसके 1400 एम्प्लॉइज हैं, कुछ तो ऐसा कर रही थी जो सीधा नहीं था। ये नंबर देख के और एक इन्वेस्टर की शिकायत पे सेबी ने अक्टूबर 2024 में एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अपॉइंट की, चेक करने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। दिसंबर 2024 में BDO इंडिया को ये केस दिया गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब BDO ने काम करना शुरू किया, तब से कंपनी ने कोऑपरेट करना ही बंद कर दिया। अपना अकाउंटिंग डेटाबेस नहीं दिया, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रोक के रखा। ओवरसीज सब्सिडरीज का डेटा मांगा तो स्विस डेटा प्रोटेक्शन लॉ का बहाना कर दिया। सेबी ने वो लॉ पढ़ के डिसमिस कर दिया कि जो आप बोल रहे हैं वो कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल नहीं, पर्सनल पे होता है, तो आपको डेटा देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं दिया। BDO ने 7,021 करोड़ के ट्रांजैक्शंस का सैंपल लिया। कंप्लीट डॉक्यूमेंट सिर्फ 2% के मिले। BDO ने इस कंपनी के खुद के पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने शुरू किए और यहाँ पे वो नंबर निकला जिसने पूरी पिक्चर बदल दी। वो दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनी, जिसको इस कंपनी ने खरीदा था, उसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू चेक किया तो क्या पता लगा, 427 से 750 करोड़ रुपया पर ईयर। और राजेश एक्सपोर्ट्स ने अपनी स्टेटमेंट पे क्या लिख रखा था, 2,43,128 से लेके 3,39,690 करोड़ रुपए पर ईयर। 500 गुना का फर्क। ये एक्सीडेंटली नहीं होता। 500 गुना का फर्क कोई अकाउंटिंग मिस्टेक नहीं होती। अब सेबी ने एक और कदम बढ़ाया, उससे कस्टमर वाइज सेल्स डेटा मांगा। कंपनी ने एक लिस्ट दी। सेबी ने अलग एंगल से एक बार और डेटा मांगा। कंपनी ने फिर से दूसरी लिस्ट दी। तीसरा एंगल फिर मांगा, तीसरी लिस्ट मिली। अब सेबी ने इन तीनों लिस्ट को कंपेयर करना शुरू किया। एक ही कस्टमर, फॉर एग्जांपल ओरोफिन SA के लिए पहली सबमिशन में 1050 करोड़ थे, दूसरे में 1200 करोड़। कुछ कस्टमर्स एक लिस्ट में थे, दूसरे में थे ही नहीं। नंबर्स अलग, एंटिटीज अलग, पूरी पिक्चर अलग थी। जब सेबी ने ये पकड़ा और जवाब मांगा तो कंपनी ने कहा कि पहली लिस्ट आप इग्नोर कर दो, सिर्फ लेटेस्ट वाली देखो। सेबी ने कहा कि नहीं, तुमने जो भी दिया है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और अगर नंबर ही कंसिस्टेंट नहीं है तो तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए अगला नंबर जो मांगा जाए ध्यान से देना। यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं। ये सारी तफ्तीश आखिर शुरू हुई तो हुई कैसे। मार्च 2024 एक शेयर होल्डर ने सेबी को एक ईमेल भेजा। कंप्लेंट में कोई बड़ी एलिगेशन नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल बहुत ज्यादा है और 2 साल से ज्यादा आउटस्टैंडिंग पड़े। ट्रेड रिसीवेबल मतलब वो पैसा जो कस्टमर से बाकी है, मिला नहीं है। कंपनी ने गुड्स बेचे हैं लेकिन पेमेंट नहीं आई है। नॉर्मल कंपनीज में ये कुछ महीनों में सेटल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सालों से पड़ा था। उस इन्वेस्टर को कुछ ठीक नहीं लगा, उसने सेबी को ईमेल किया। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि इस कंप्लेंट को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि वो रिसीवेबल्स जिनका कंप्लेंट में जिक्र था वो सिर्फ आउटस्टैंडिंग नहीं थे, कंपनी ने उन्हें एक और तरीके से छुपा
छुपाया था। 2,914 करोड़ की रिसीवेबल जो काफी वक्त से पेंडिंग थी, कंपनी ने क्वाइटली ट्रेड पेबल के अगेंस्ट नेट ऑफ कर दी थी। इसका मतलब है कि एक एंट्री से दोनों साइड कैंसिल कर दी, बिना किसी डिस्क्लोजर के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। ये पैसा आखिर कहाँ गया, किसे दिया, कब रिजॉल्व हुआ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वो इन्वेस्टर ने रिसीवेबल देखी और सेबी को लिखा, मतलब एक ईमेल, और उस ईमेल पे पूरी की पूरी कहानी लिख दी गई। लेकिन अब ये समझते हैं कि ये कंपनी एक्चुअल में काम कैसे करती थी। सिंपल समझाता हूँ। इंडिया में एक लिस्टेड कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, उसके नीचे REL सिंगापुर होल्डिंग कंपनी, खुद कहते थे कि नो डे टू डे बिजनेस। सिंगापुर के नीचे ग्लोबल गोल्ड रिफाइनरीज स्विट्जरलैंड की कंपनी, फिर से होल्डिंग कंपनी, और GGR के नीचे वेलकम भी ऐसे, जो कि एक्चुअल में काम करती थी। 4 लेयर्स, 3 होल्डिंग कंपनी और 97 से 99% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू स्विट्जरलैंड में बनता है। इनके हिसाब से एक ऐसी जगह जहाँ पे इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर सीधा देख नहीं सकता कि एक्चुअल में बिजनेस बन रहा है या नहीं। लेकिन रूल ये कहता है कि सारी लिस्टेड कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपनली वेबसाइट पे पब्लिश करना पड़ता है। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स ने 5 साल तक ये नहीं किया। एक भी सब्सिडरी की स्टेटमेंट वेबसाइट पे नहीं डाली। इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक कंसोलिडेटेड नंबर मिलता था कि अंदर क्या है ये किसी को नहीं पता। ये एक ब्लैक बॉक्स था और इस ब्लैक बॉक्स पे एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर आंख बंद करके अपने पैसे लगा रहा था। अब यहाँ तक खेल समझे, अब एक नंबर समझो, इनफैक्ट बहुत सारे नंबर समझो। मार्च 2023 में इस कंपनी के 40,742 शेयर होल्डर थे। स्टॉक 600-700 रुपए के बीच पहुंच चुका था। इन्वेस्टर्स का ये नंबर अगले कुछ महीनों में काफी बढ़ने वाला था। जून 2023 में 73,000, सितंबर में 1.5 लाख, दिसंबर 2023 में 2,09,000, 9 महीनों में 40,000 से 2 लाख, 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टर बढ़ गए। फोमो जो क्रिएट हो गया होगा। ये वो पीरियड था जब सेबी के हिसाब से कंपनी का 99.8% रेवेन्यू छूट था। और इसी वक्त FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनके पास पूरी रिसर्च टीम होती है इन तरह की कंपनीज को खंगालने के लिए, वो इस कंपनी के उस स्टॉक से निकल रहे थे। मार्च 2023 में उनका शेयर होल्डिंग 17.6% था, लेकिन मार्च 2026 में गिरकर 14.25% रह गया, धीरे धीरे बिना कोई अनाउंसमेंट किए। अब मुझे पर्सनली इस पूरी स्टोरी में सबसे ज्यादा ये वाला हिस्सा फैसिनेटिंग लगा। NSE ने कंपनी से एक सिंपल सवाल पूछा कि आपकी बैलेंस शीट में 1035 करोड़ की अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये क्या है? हर लिस्टेड कंपनी से ऐसा पूछा जाता है। कंपनी का जवाब इस केस में था कि अफ्रीका में गोल्ड माइंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक बार फिर से सुनो, 1035 करोड़ की अफ्रीका में गोल्ड माइंस में इन्वेस्टमेंट। सेबी ने वेरीफाई करना चाहा, राजेश एक्सपोर्ट्स की खुद की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक की तो कोई अफ्रीका गोल्ड माइन नहीं थी। इनफैक्ट बाकी लेयर की जितनी भी कंपनी थी, हर एंटिटी को चेक किया, कहीं पे कोई ऐसी एंट्री नहीं मिली। मतलब NSE के सवाल पे राजेश एक्सपोर्ट्स का ये जवाब सेबी की बेसिक इन्वेस्टिगेशन में झूठ निकला। लेकिन ये सिर्फ फेक नंबर्स की कहानी नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा था वो भी देखना बनता है। सेबी ने बैंक स्टेटमेंट एग्जामिन किए और जो निकला वो सरप्राइजिंग था। एक एंटिटी थी एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम याद रखना। राजेश एक्सपोर्ट्स के बुक्स में 11,487 करोड़ की सेल्स और 11,488 करोड़ की परचेज रिकॉर्डेड थी इस एंटिटी के साथ एफ्लुएंस। 3 साल में स्टैंड अलोन सेल्स का 66%, एक ही काउंटर पार्टी, 11,000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस। और ये नोटिस करना जरूरी है कि सेल और परचेज में फर्क सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख रुपए का ही था। सेबी ने नंबर्स को एफ्लुएंस से वेरीफाई किया। एफ्लुएंस ने कहा कि हमने राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया ही नहीं, कभी नहीं किया। सेबी ने फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया। इस केस में पाया कि एंट्रीज एक्चुअली राजेश मेहता की पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेड्स थी, जो उनके पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट से एग्जीक्यूट की गई थी और कंपनी के रिकॉर्ड्स में कंपनी के ट्रांजैक्शंस की तरह बुक कर दी गई थी। मतलब इस कंपनी का प्रमोटर एक्चुअल में F&O ट्रेडिंग कर रहा था और ये सारा का सारा पैसा उसमें गया। हाँ, लेकिन ये पैसा 11,000 करोड़ नहीं था, वो उसकी टर्नओवर वैल्यू थी। समझते हैं, कंपनी का पैसा 7 करोड़ 45 लाख राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट से एफ्लुएंस को गया पर्सनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए। 3 करोड़ 50 लाख के पर्सनल ट्रेडिंग लॉस हुआ, कंपनी के नाम पे दर्ज कर लिया गया। बैंक स्टेटमेंट्स ने दिखाया कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2025 तक राजेश एक्सपोर्ट्स ने राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट्स में 338 करोड़ 90 लाख रुपए ट्रांसफर किए। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी। वापस 232 करोड़ रुपए आए भी नेट 106 करोड़ रुपए कंपनी से प्रमोटर के पर्सनल अकाउंट में गए बिना किसी कमेटी के डिस्क्लोजर के। और ऐसी पता नहीं कितनी ही ट्रांजैक्शंस कंपनी के अकाउंट से राजेश मेहता के अकाउंट्स में ट्रांसफर होती थी, ट्रेडिंग होती थी, क्या होता था, लेकिन एक्चुअल में कहीं पे भी ऊपर से कोई अप्रूवल नहीं था। एटलीस्ट बोला तो यही जा रहा है। तो ये सब चल रहा था कंपनी के अंदर और बाहर स्टॉक का प्राइस 1028 पे पहुंच गया था। 6 फरवरी 2023 में मार्केट कैप 30,364 करोड़ रुपए, 2 लाख से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा इसमें लगा चुके थे। LIC, जिसमें करोड़ों इंडियंस का इंश्योरेंस का पैसा जमा था, उसका 10.8% स्टेक था। फिर जून 2023 से कुछ बदलने लगा, डिस्क्लोजर रुकने लगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए, एक्सचेंज क्वेरीज के जवाब आने लगे, लेकिन कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं लग रहा था। स्टॉक गिरना
शुरू हुआ और एक बार जो गिरना शुरू हुआ तो रुका नहीं। अप्रैल 2026 में स्टॉक 80 रुपए तक आ गया, 1028 से 80 रुपए। पीक टाइम पे मार्केट कैप 30,364 करोड़ थी, आज 2,365 करोड़ है। डिपेंडिंग की वीडियो आप कब देख रहे हैं, मार्केट कैप ऊपर नीचे हो सकता है, लगता तो है नीचे होगा, बाकी पता नहीं। पब्लिक इन्वेस्टर्स का एस्टिमेटेड वेल्थ कितना इरोड हुआ होगा, करीब अभी तक 12,725 करोड़ रुपए। और जब 3 जून 2026 को सेबी का ऑर्डर आया, LIC का शेयर भी 1% नीचे गिर गया, क्योंकि लोगों को याद आया कि LIC का 10.8% स्टेक राजेश एक्सपोर्ट्स में है। मतलब ये सिर्फ नुकसान राजेश एक्सपोर्ट्स के इन्वेस्टर्स का नहीं था, उन कंपनी जिन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसा लगा रहा था जैसे कि LIC, उनके इन्वेस्टर्स का भी था, जिनको पता ही नहीं था कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा है। अब जिस दिन सेबी का ऑर्डर निकला है उसकी बात करते हैं। 3 जून 2026 सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने 109 पेज का इंटरिम ऑर्डर साइन किया। एक्स पार्टी मतलब कंपनी को पहले नोटिस नहीं दिया। क्यों? सेबी ने खुद लिखा है कि अगर पहले बताया होता तो कंपनी अपनी एसेट्स हटा लेती, बेच देती, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देती। अब ये समझो कि एक्चुअल क्या हुआ इस ऑर्डर में, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। राजेश एक्सपोर्ट्स का स्टॉक अभी भी NSE और BSE पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉक सस्पेंड नहीं हुआ है। जो बैंड हुआ है वो सिर्फ एक चीज है, राजेश मेहता पर्सनली राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर ना खरीद सकता है ना बेच सकता है, कोई भी डीलिंग नहीं कर सकता डायरेक्टली या इनडायरेक्ट। कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स को 30 दिन के अंदर सारी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशन सेबी को देनी है। और गोइंग फॉरवर्ड कंपनी को ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर करने होंगे, जो शायद अभी तक नहीं कर रहे हैं। मतलब जो गलत था, जो छुपाया गया था, वो सब पब्लिक करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप लोगों को समझनी चाहिए कि एक इंटरिम ऑर्डर है, ये एक पहला स्टेप है। राजेश मेहता के पास 21 दिन है जवाब देने के लिए, वो पर्सनली हियरिंग मांग सकता है। इसके बाद सेबी फाइनल ऑर्डर करेगा। फाइनल ऑर्डर में मॉनेटरी पेनल्टी भी होगी और वो पेनल्टी काफी बड़ी हो सकती है, कंपनी पे और रिस्ट्रिक्शन भी लग सकती है। अब कुछ लोग ये जरूर पूछ रहे होंगे कि सेबी ने इतना टाइम क्यों लिया, एक इन्वेस्टर को कंप्लेंट करनी पड़ी, रेगुलेटर खुद क्यों नहीं पकड़ सकता? फेयर क्वेश्चन है। एक साइड देखते हैं, फ्रॉड डिलिबरेटली ऐसा डिजाइन किया गया कि डिटेक्ट करना मुश्किल था। 97% रेवेन्यू स्विट्जरलैंड में बंद है, एक ऐसी एंटिटी जहां इंडिया का रेगुलेटर डायरेक्टली नहीं देख सकता। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो कंपनी 18 महीने तक ऑब्स्ट्रक्ट करती रही। ये डिले सेबी की वजह से नहीं था, कंपनी की खुद की वजह से था। लेकिन दूसरी साइड ये भी है, सब्सिडरी स्टेटमेंट 5 साल तक वेबसाइट पे नहीं डाल रहा था, ये डायरेक्ट वायलेशन है। LODR मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है ये। और फिर 15 लाख करोड़ का क्लेम्ड रेवेन्यू, सिर्फ 1409 एम्प्लॉइज। ये रेशियो इतना अब्सर्ड है कि बेसिक सैनिटरी चेक में भी इसको पकड़ा जा सकता था। और ऑडिटर्स 5 साल तक साइन करते रहे। सेबी की ऑडिट क्वालिटी रिव्यू मैकेनिज्म्स कहाँ है? कुछ तो चूक हुई है। तो ऑनेस्टली दोनों साइड है। सेबी ने जब पकड़ा तो क्विकली एक्ट किया, लेकिन कुछ सिस्टमेटिक गैप हैं जो कि इस केस में एक्सपोज हुए हैं और वो कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। इस पूरी कहानी में 3 चीजें थी जो कोई भी देख सकता था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। कंपनी का 97% रेवेन्यू एक ओवरसीज सब्सिडरी से था, स्विट्जरलैंड में था, और उस सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, जब NSE ने अपनी क्वेरी में पूछा तो कंपनी ने जवाब दिया कि अफ्रीका में गोल्ड माइन है, कोई कागज नहीं, कोई लोकेशन नहीं। ये वो मोमेंट था जहाँ पे सब कुछ रोक देना चाहिए था और इस सवाल पे अटक जाना चाहिए था कि इसका जवाब समझाओ कि आखिर है क्या। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक अकेले इन्वेस्टर ने बैलेंस शीट में एक नंबर देखा, 2 साल से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। उसने सेबी को ईमेल किया, उसी ईमेल ने ये पूरा केस खोला। एनालिस्ट ने नहीं पकड़ा, ऑडिटर ने नहीं पकड़ा। जो यूट्यूब पे, टीवी पे आपको बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, पॉडकास्ट आके करते हैं, वो इसके बारे में क्यों नहीं समझ पाए? तो क्या ही फायदा ऐसे एनालिसिस का। तो 12 से शुरू हुई ये कंपनी अपने घर के गैराज से दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी खरीदती है, फॉर्च्यून 500 में आती है और फिर सेबी के 109 पेज के ऑर्डर में भी आती है। सब कुछ खत्म होने के बाद कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। वो 2 लाख इन्वेस्टर अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है, 15 लाख करोड़ रुपए का झूठ, इतने साल, इतने इन्वेस्टर और अकेले इन्वेस्टर की एक ईमेल ने सब खो दिया। इसलिए हमेशा एक बहुत होता है, जो 7 सब पे भारी पड़ता है।